हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री ऑफ 18th ग्रुप, या इसी को हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो इस ग्रुप में एलिमेंट हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, जिसमें से रेडॉन रेडियो एक्टिव होती हैं। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मोनोएटमिक गैस होती हैं रूम टेम्परेचर पर। इस ग्रुप की जो एलिमेंट होती वो अनरिएक्टिव होती है एट ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसकी अनरिएक्टिविटी होती है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या कि इस ग्रुप की जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी जो ऑटोमोस्ट सब ऑर्बिट ऑटोमोस्ट जो ऑर्बिटस हैं वो कॉम्प्लीटली फिल्ड है। इस कारण से इस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग इनर्ट गैसेस और नोबल एलिमेंट भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली इस ग्रुप की एलिमेंट बहुत कम रिएक्टिव होती हैं ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। इस कारण से इसके कंपाउंड भी लिमिटेड है और इसकी केमिस्ट्री भी लिमिटेड है। मतलब ये बहुत ही छोटा, इसकी जो केमिस्ट्री हो बहुत ही छोटी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ 18th ग्रुप या जीरो ग्रुप। तो केमिस्ट्री ऑफ 18th ग्रुप और जीरो ग्रुप, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीरो ग्रुप। तो 18th ग्रुप में एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, जिसमें से रेडॉन रेडियो एक्टिव है। तो दिस ग्रुप contains हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, in which रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, जिसमें से रेडॉन क्या है, तो रेडियो एक्टिव है। इस ग्रुप की सारी मेंबर, ऑल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर मोनोएटमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप की जितनी भी मेंबर हैं, ऑल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप की जितनी भी मेंबर हैं आर मोनोएटमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही एक ऐसी ग्रुप है जिसकी सारी की सारी मेंबर मोनोएटमिक गैस होती हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे आपको याद रखना है कि हैलोजन के बारे में आपको मैंने बताया था, हैलोजन एक ऐसी ग्रुप है जिसमें सारे फिजिकल स्टेट आपको मिलेंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस होती थी, ब्रोमीन लिक्विड होती थी, आयोडीन सॉलिड होती थी। बिल्कुल उसी तरह से इस ग्रुप में जितनी भी मेंबर हैं वो सारी की सारी गैस है, या कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही एक ऐसी ग्रुप है जिसकी सारी की सारी मेंबर मोनोएटमिक गैस है रूम टेम्परेचर पर। दिस ग्रुप एलिमेंट आर इनएक्टिव या कि अनरिएक्टिव एट ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस ग्रुप एलिमेंट, ये जो इस ग्रुप की जो एलिमेंट हैं, दिस ग्रुप एलिमेंट आर अनरिएक्टिव या कि इनएक्टिव एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अनरिएक्टिव है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोबल एलिमेंट। इसे हम लोग कहते हैं नोबल एलिमेंट, और चूंकि गैसेस है रूम टेम्परेचर पर, या इसे हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस, या इसे हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस। तो नोबल एलिमेंट या इनर्ट गैसेस मीन्स ऑब्वियसली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो दिस ग्रुप की जो एलिमेंट होती है अनरिएक्टिव होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, और जो अनरिएक्टिविटी है, जो इनएक्टिविटी होती है या अनरिएक्टिविटी ऑफ या इनएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट is due to
completely filled outermost suborbit या ऑर्बिटल्स, outermost orbitals या कि suborbit, outermost orbitals। इसकी जो outermost orbitals हैं वो क्या होती हैं, और completely filled। जैसे अगर आप ले लें हीलियम, यदि आप ले लें हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, हीलियम की एटॉमिक नंबर होती है 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 1:2, मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिटल सारा का सारा क्या है, तो फील्ड। उस तरह से अगर हम नियॉन ले लें, नियॉन की एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो 1:2, 2:2, ये 2p6, या इसी को आप कह सकते हैं हीलियम, ऑब्वियसली ये 2:2, 2p6, ये आउटरमोस्ट ऑर्बिटल सारे के सारे क्या है, तो कंप्लीटली फील्ड है। इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन की लॉस करना चाहता, ना तो गेन करना चाहता, ना तो शेयरिंग करना चाहता, मतलब इनएक्टिव होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। उसी तरह से आप आर्गन ले लीजिए, आर्गन के एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 18, कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, इसी तरह से 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, मतलब आप लिख सकते हैं नियॉन, ये क्या है, तो 3:2, 3p6। ऑब्वियसली क्रिप्टन ले लीजिए, क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 36, कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10 एंड 4p6, 4:2, 4p6, मतलब आप डायरेक्ट लिख दीजिए आर्गन। आर्गन लिखने का मतलब 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 तक हो गया। फिर ऑब्वियसली ये 3d10, ये 4:2, ये ऑब्वियसली 4p6। यहाँ पर ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल क्या है, तो कॉम्प्लीटली फील्ड है। उस तरह से अगर हम जेनॉन ले लें, जेनॉन के एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 54, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये क्रिप्टन लिख दीजिए, ऑब्वियसली ये हो जाएगी 4d10, ये 5:2, ये 5p6, ये ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल क्या, तो कंप्लीटली फील्ड। आप रेडॉन ले लीजिए, रेडॉन की एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 86, कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो ये जेनॉन ले लीजिए, ऑब्वियसली 4f14, 5d10, 6s2, 6p6, तो ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल इसकी क्या है, तो कंप्लीटली फील्ड है। इस कारण से इस सब का ऑटोमोस्ट ऑर्बिटल्स क्या है, तो कंप्लीटली फील्ड है। इस कारण से ये ना तो इलेक्ट्रॉन की लॉस करना चाहता है, ना तो गेन करना चाहता है, ना तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता, मतलब ये इनएक्टिव होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो हम लोग कहें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट की जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली ये NS2, ये NP6, ऑब्वियसली हीलियम को छोड़ करके NS2, NP6। तो केमिस्ट्री ऑफ 18 ग्रुप या 0 ग्रुप, तो इस ग्रुप में एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, जिसमें से रेडॉन रेडियो एक्टिव होती है। और मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर मोनोएटमिक गैस एट रूम टेम्परेचर, या सिर्फ यही एक ऐसी ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसकी सारी के सारी मेंबर मोनोएटमिक गैस होती है। मोनो मतलब सिंगल एटम वाला गैस। This group element are unreactive या inactive at ordinary temperature and pressure, so it is also called noble element or inert gases। इस ग्रुप की जो एलिमेंट होती हैं वह अनरिएक्टिव होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इसलिए इस ग्रुप को हम लोग नोबल एलिमेंट या इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट गैसेस इसलिए क्योंकि ये इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव है, गैस मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये क्या, तो गैस है। अनरिएक्टिविटी या इनएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इज ड्यू टू कंप्लीटली फील्ड आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। ये अनरिएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि इस सब की आउटरमोस्ट ऑर्बिटल क्या है, तो कंप्लीटली फील्ड है। अगर कंप्लीटली फील्ड है इसका मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन की लॉस करना चाहता, ना तो गेन करना चाहता, ना तो शेयरिंग करना चाहता है। नाउ एटॉमिक प्रॉपर्टीज, now atomic properties of this group element। now atomic properties, तो फर्स्ट वन इज द साइज। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करती है, इस कारण से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हीलियम की जो साइज है सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी होती है नियॉन की साइज, उससे बड़ी होती है आर्गन, उससे बड़ी होती है क्रिप्टन, उससे बड़ी होती है जेनॉन और उससे बड़ी होती है रेडॉन। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर
ऑर्बिट की संख्या बढ़ने से जो एटॉमिक साइज होती वो इंक्रीज करती है। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी गैसेस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बेसिक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो घटती चली जाती है, क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन घटती चली जाती है। मतलब ऑब्वियसली हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसका नियॉन, उसका ऑब्वियसली आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ऐसे भी ध्यान रखेंगे, नोट ऐसे ध्यान रखेंगे इन पीरियोडिक टेबल, इन पीटी ऑब्वियसली मैक्सिमम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ऑफ हीलियम, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? तो हीलियम की। जैसे आपको याद रखने के लिए बोले हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? तो फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। याद रखें इसे। ऑब्वियसली इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑब्वियसली 0 मानी गई है, और ऑब्वियसली रेडॉन गैस की मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑब्वियसली बहुत कम होती है। हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, मतलब जबरदस्ती इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन को हमें गेन कराना पड़ेगा। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पैकिंग। तो इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, इसके कारण मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। मतलब जो हीलियम की मेल्टिंग पॉइंट होती है सबसे कम, उससे ज़्यादा नियॉन, उसके बाद ऑब्वियसली आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, ऑब्वियसली जेनॉन, रेडॉन। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी यही होगी, एटॉमिक मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती चली जाती है। मतलब हीलियम की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है लेसर नियॉन से नियॉन, लेसर आर्गन, लेसर क्रिप्टन, लेसर जेनॉन, लेसर ऑब्वियसली रेडॉन। नाउ अक्रेंस, तो इनर्ट गैसेस पाया जाता है इन एटमॉस्फेयर अबाउट 1% बाय वॉल्यूम। तो अक्रेंस तो इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में, इन एटमॉस्फेयर इनर्ट गैसेस फाउंड लगभग अबाउट 1% बाई वॉल्यूम, जिसमें से इन विच आर्गन इज मेजर, जिसमें आर्गन क्या है? ज्यादा मात्रा में है। तो एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैसेस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन नहीं पाया जाता। तो बेसिक इन एटमॉस्फेयर इनर्ट गैसेस फाउंड, इनर्ट गैसेस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन नहीं पाया जाता। अबाउट कितनी? तो 1% बाय वॉल्यूम, जिसमें से आर्गन क्या है? तो आर्गन मेजर फॉर्म में पाया जाता है, इन विच आर्गन इज मेजर कंपोनेंट, जिसमें आर्गन क्या है? तो मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट। ऑब्वियसली रेडॉन नॉट फाउंड एक्सेप्ट रेडॉन, ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्ट रेडॉन छोड़ करके। तो इन एटमॉस्फेयर इनर्ट गैसेस फाउंड अबाउट 1% बाय वॉल्यूम, जिसमें से आर्गन मेजर कंपोनेंट है और इसमें रेडॉन नहीं है। इन नेचुरल गैसेस में हीलियम पाई जाती हैं। इन नेचुरल गैसेस हीलियम इज फाउंड, इन नेचुरल गैसेस हीलियम पाई जाती हैं। नाउ प्रॉपर्टीज
ऑफ इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस। तो ऑब्वियसली इस ग्रुप की जितने भी मेंबर हैं, ऑल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप की जितने भी मेंबर हैं, ऑल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर मोनोएटमिक गैस, मोनोएटमिक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है ऑब्वियसली एट रूम टेम्परेचर। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या, तो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। बिफोर 1962 के पहले इट वॉज थॉट दैट इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड। 1962 के पहले यह माना जाता था कि ये जो इनर्ट गैसेस है, जो नोबल एलिमेंट हैं, वह कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। बट इन 1962, लेकिन 1962 में नील ब्रैटलेट ने फर्स्ट एक कंपाउंड बनाया जेनॉन की विथ फ्लोरीन। उसके बाद बहुत सारी कंपाउंड जेनॉन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन की पाई गई। तो जेनॉन बनाता है कंपाउंड किसके साथ, तो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बिफोर 1962, 1962 ईस्वी से पहले, बिफोर 1962 इट वाज थॉट, ये माना जाता था, इट वाज थॉट दैट इनर्ट गैसेस मतलब नोबल एलिमेंट डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, कोई कंपाउंड नहीं बनाता। बट लेकिन इन 1962 नील्स बर्टलेट formed a compound of xenon with fluorine, लेकिन 1962 में नील्स बर्टलेट ने एक कंपाउंड फॉर्म किया जेनॉन की विथ फ्लोरीन। आफ्टर दैट मेनी कंपाउंड, बहुत सारा कंपाउंड, मेनी कंपाउंड ऑफ जेनॉन विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन were isolated, या कि और प्रिपेयर्ड। तो 1962 के पहले यह माना जाता था कि इनर्ट गैस कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, लेकिन 1962 में नील्स बर्टलेट ने कंपाउंड फॉर्म किया जेनॉन की फ्लोरीन के साथ। आफ्टर दैट मेनी कंपाउंड ऑफ जेनॉन विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर प्रिपेयर्ड। उसके बाद बहुत सारी कंपाउंड जेनॉन की फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाई गई। तो जेनॉन फॉर्म करता है कंपाउंड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बिकॉज फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है हाई होती है और इसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा होती है। क्रिप्टन की अभी तक बस एक कंपाउंड पाई गई है, क्रिप्टन फ्लोराइड, और रेडॉन फ्लोराइड। हीलियम नियॉन आर्गन की कोई कंपाउंड अभी तक पाई नहीं गई है। ठीक है, तो ध्यान रखें, नोट जेनॉन फॉर्म कंपाउंड। क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि वाई जेनॉन फॉर्म कंपाउंड विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन। तो नोट ध्यान रखें, जेनॉन फॉर्म
कंपाउंड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जेनॉन फॉर्म करता है कंपाउंड विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड an oxidizing power of फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो जेनॉन फॉर्म करता है कंपाउंड किसके साथ? तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ध्यान दीजिए, जेनॉन सिर्फ कंपाउंड किसके साथ बनाता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। क्यों बनाता? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आप जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ही बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से जेनॉन कंपाउंड फॉर्म करता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता, सिर्फ किसके साथ? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ नहीं बनाता। तो क्वेश्चन आता है कि वाई जेनॉन फॉर्म कंपाउंड विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन। तो जेनॉन कंपाउंड फॉर्म करता है फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, ओनली वन कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन हैज बीन फाउंड, ऑब्वियसली ओनली कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन, ओनली KrF2 इज फाउंड, सिर्फ क्रिप्टन का क्रिप्टन फ्लोराइड पाया गया है, ऑब्वियसली, एंड ओनली RN4 रेडॉन फ्लोराइड has been found, and helium, no compound of helium, neon and argon are found। अभी तक हीलियम, नियॉन, आर्गन का कोई कंपाउंड नहीं आया। तो मेनली कंपाउंड है किसका? तो जेनॉन का किसके साथ? तो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। क्रिप्टन का सिर्फ एक कंपाउंड होता है, क्रिप्टन फ्लोराइड, अभी तक पाया गया है, और रेडॉन का रेडॉन फ्लोराइड। हीलियम, नियॉन, आर्गन का अभी तक कोई कंपाउंड फाउंड नहीं हुआ है। नाउ तो इसमें कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन में जेनॉन फ्लोराइड। तो जेनॉन फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ फ्लोराइड। जेनॉन फॉर्म करता है थ्री टाइप्स ऑफ फ्लोराइड, दैट इज तो जेनॉन फॉर्म करता है थ्री टाइप्स ऑफ फ्लोराइड, तीन प्रकार के फ्लोराइड, दैट इज HCF2, HCF4 एंड HCF6। तो कैसे प्रिपरेशन? तो बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनॉन एंड फ्लोरीन, जेनॉन और फ्लोरीन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। तो जेनॉन को अगर हम फ्लोरीन के साथ ट्रीट कराते हैं अबाउट टेम्परेचर 573 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm। जब हम जेनॉन को ट्रीट कराते हैं फ्लोरीन के साथ अबाउट टेम्परेचर 573 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm, तो देता HCF2। उसी तरह से यदि हम जेनॉन को ट्रीट कराते हैं फ्लोरीन के साथ, जब हम जेनॉन को ट्रीट कराते हैं फ्लोरीन के साथ अबाउट, ये यहाँ पर टेम्परेचर 673 होती है, ये 573 केल्विन एंड प्रेशर 6 to 7 atm, तो फॉर्म होता है HCF4। और यदि हम जेनॉन को ट्रीट कराते हैं फ्लोरीन के साथ अबाउट ये आपका टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेट 873 केल्विन, ये होता है 573 केल्विन एंड प्रेशर 50 to 60 atm, 50 to 60 atm। तो जेनॉन को अगर हम फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन कराएं
ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देता है HCF2, प्रेशर लगभग 6 to 7 atm रखें तो HCF4, और 50 to 60 atm पर ये देता है HCF6। तो जेनॉन फॉर्म करता फ्लोराइड, जेनॉन फॉर्म करता है 3 टाइप्स ऑफ फ्लोराइड, दैट इज HCF2, HCF4 एंड HCF6। जेनॉन फ्लोरीन के साथ अबाउट टेम्परेचर 673 केल्विन, प्रेशर 1 atm HCF2 देता है, ऑब्वियसली प्रेशर 6 to 7 atm तो HCF4 देता है, और 50 to 60 atm और हीटिंग पर HCF6 देता है। दूसरा है बाई फ्लोरिनेशन मेथड, बाई फ्लोरिनेशन मेथड, बाई फ्लोरिनेशन मेथड। जब हम जेनॉन को ट्रीट कराते हैं O2F2 के साथ, तो ये हमें पहले देता है HCF2 प्लस O2। HCF2 की फर्दर हम फ्लोरिनेशन कराते हैं, मतलब इसमें और OF2 से ट्रीट कराते हैं, ये देता है HCF4 प्लस O2। और HCF4 को फिर अगर हम फ्लोरिनेशन कराते हैं, मतलब O2F2 से ट्रीट कराते हैं, तो ये देता है HCF6 प्लस O2। तो बेसी कंपाउंड ऑफ जेनॉन में मेनली आपकी जेनॉन फ्लोराइड है। तो जेनॉन 3 टाइप्स ऑफ फ्लोराइड फॉर्म करता है, दैट इज HCF2, HCF4 एंड HCF6। जेनॉन 3 टाइप्स ऑफ फ्लोराइड फॉर्म करता है, HCF2, HCF4 एंड HCF6। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जेनॉन को फ्लोरीन के साथ हीट करिए अबाउट 673 केल्विन एंड प्रेशर 1 atm, तो HCF2 दे देगा। जेनॉन को फ्लोरीन के साथ हीट कराइए अबाउट प्रेशर 6 to 7 atm पर, तो HCF4 दे देगा। जेनॉन को फ्लोरीन के साथ हीट कराइए ऑब्वियसली 5 to 60 atm पर, तो HCF6 दे देगा। या फ्लोरिनेशन मेथड से, मतलब HCF को अगर हम O2F2 के साथ हीट करते हैं तो HCF2 प्लस O2 देता है, फिर HCF2 HCF4 देता है, और HCF4 HCF6 देता है। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन फ्लोराइड की प्रॉपर्टीज। तो ऑल दीज फ्लोराइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी फ्लोराइड्स हैं, जितने भी जेनॉन फ्लोराइड्स हैं, सारे के सारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। और ये सारी जो फ्लोराइड होती हैं वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाती हैं, रेडली हाइड्रोलाइज हो जाती हैं बाय इवन ट्रेसेस ऑफ वाटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोराइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। तो ऑल फ्लोराइड्स, जितने भी फ्लोराइड्स हैं, ऑल फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन, ऑल फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन आर कलरलेस और कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जितने भी फ्लोराइड्स हैं जेनॉन की, वो सारे के सारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पर, और ये वाटर से बहुत ज़्यादा गति से रिएक्शन करता है। दे हैव वेरी स्ट्रांग एफिनिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियसली ऑल फ्लोराइड्स, जितने भी फ्लोराइड्स हैं ऑफ जेनॉन, ऑल फ्लोराइड्स ऑफ जेनॉन हैव ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर। ग्रेट एफिनिटी, बहुत ज़्यादा एफिनिटी है किसकी? तो वाटर। एंड रेडली हाइड्रोलाइज्ड। और ये क्या होता है? तो रेडली हाइड्रोलाइज्ड एंड हेंस रेडली हाइड्रोलाइज्ड एंड रेडली हाइड्रोलाइज्ड इवन ट्रेसेस ऑफ वाटर। थोड़ा सा ही वाटर रहेगा तो उससे आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो ध्यान रखें, व्हेन HCF2 is hydrolyzed gives xenon, hydrolyze give xenon। जब हम HCF2 को हाइड्रोलाइज करते हैं बाय रेडॉक्स रिएक्शन, बाय रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब अगर हम HCF2 को हाइड्रोलाइज करते हैं, HCF2 को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट कराते तो ये क्या देता? तो HC प्लस HF।
ऑब्वियसली Xe प्लस, अगर हम XeF2 को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें क्या देता है, तो Xe प्लस HF प्लस O2। दिस ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि कैसे, तो ऑब्वियसली यहां पर 1 फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो 2 की -2, ये +2 होगी और ये 0 हो गया। यहां पर किसी की चेंज नहीं हुई, यहां पर ये 0। यहां पर ध्यान दीजिए ये +2 है, ये -2 है। यहां पर फ्लोरीन जेनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गई, मतलब जेनॉन की रिडक्शन हो गई। फ्लोरीन की कोई चेंजिंग नहीं हुई है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 से ऑब्वियसली मतलब 0 हो गई है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गई। तो ये क्या है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ध्यान रखेंगे जब हम जेनॉन को जेनॉन XeF2 को ट्रीट कराते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या देता है, तो Xe प्लस HF प्लस O2। ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें जेनॉन की रिडक्शन हुई है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हुई है। नाउ जब हम XeF4 को जब वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, जब XeF4 को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो यह हमें देता है XeO3 प्लस HF प्लस O2 प्लस Xe। एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ध्यान रखिए क्या है, एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये क्या, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब यहां एक फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो 4 की -4, यहां +4 है। ऑब्वियसली ये आपकी क्या हो गई, तो ये -2 है, ये +2 है। ऑब्वियसली ये आपकी क्या हो गई, ये -6, ये +6 है। ये ऑब्वियसली -1, ये +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर ये 0, ये 0। यहां पर देखिए जेनॉन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है Xe से Xe प्लस 6 और जेनॉन की रिडक्शन भी हो रही है, मतलब एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ध्यान रखेंगे XeF2 को जब हम H2O के साथ ट्रीट कराते हैं तो Xe प्लस HF प्लस O2, मतलब ये सिंपल एक रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब जेनॉन की रिडक्शन हुई है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर जेनॉन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है। XeF4 की जब हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो देता है XeO3 प्लस HF प्लस O2 प्लस वाट, तो Xe, मतलब यहां पर जेनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 भी हुई है और जेनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 से 0 भी हुई है। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, मतलब ये ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी, मतलब जेनॉन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और जेनॉन की रिडक्शन भी हो रही है। तो ये क्या है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। उसी तरह से हम XeF6 को अगर वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, मतलब कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये देता है XeO3 प्लस HF। इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मतलब इसमें ना तो किसी की ऑक्सीडेशन हुई है ना तो किसी रिडक्शन हुई। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि XeF2 को जब हम H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो देता है XeHF प्लस O2 बाय रेडॉक्स रिएक्शन, जबकि हम XeF4 को अगर वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो XeO3 HF प्लस O2 प्लस Xe देता है, मतलब एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। जबकि XeF6 को अगर वाटर को साथ ट्रीट कराते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है कि XeF6 को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। ध्यान रखें XeF6 also get partially hydrolyzed, get partially hydrolyzed। तो ध्यान रखिए XeF6 जो होती है वो पार्सली भी हाइड्रोलाइज होती है। मतलब जैसे आपके पास XeF6 है प्लस H2, यहां से 2 फ्लोरीन निकल आएंगे, ये दे देगा XeF4। और बेसिक यहां से XeF6 को हमने ट्रीट कराया किसके साथ, तो H2O के साथ, इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगी, मतलब 1 मोल H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या दे देगा, तो XeF4 प्लस ऑब्वियसली HF दे देगा, 2HF। ऑब्वियसली अगर XeF6 है ऑब्वियसली 2H2O, इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये क्या दे देगा, तो दिस गिव अस व्हाट, XeO2F2 प्लस व्हाट HF। तो इसकी क्या हो रही है, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रही है। तो XeO को हम लोग पार्शियली भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। और
चाहे आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कराइए XCF6 का या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराइए XCF6 का, नो रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली जो जितनी भी जेनॉन की फ्लोराइड हैं हैव ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर, उसमें वाटर के प्रति बहुत ज्यादा एफिनिटी अट्रैक्शन है, इसलिए रेडली हाइड्रोलाइज करता है, तुरंत वाटर से रिएक्शन करता है, इवन ट्रेसेस ऑफ वाटर। XCF2 की जब हाइड्रोलाइसिस करते तो देता है जेनॉन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब XC की रिडक्शन हो गई और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो गई। XCF4 की जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, जबकि XCF6 जब हाइड्रोलाइज होता है तो XCO3 प्लस HF देता है, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, याद रखेंगे, बड़ा पूछता है इसको, बोर्ड वगैरह में खूब पूछा है इसे। XCF6 की हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं, जब ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराए तो XCO4 HF देगा। ऑब्वियसली यहाँ भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑब्वियसली XCF6 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ XCF6, रिडक्शन ऑफ XCF6, ये रिडक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, रिडक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन फ्लोराइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आपके पास XCFN है, जेनॉन की कोई फ्लोराइड, मतलब N की जगह पर 2 हो गया तो XCF2, N की जगह पर ऑब्वियसली 4 हो गया तो XCF4, N की जगह पर ऑब्वियसली 6 हो गया तो XCF6। जब इसे हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा किस में, तो Xc प्लस ऑब्वियसली HF में, Xc प्लस HF में। ऑब्वियसली जहां पर N के जगह पर क्या है तो ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, दिस वन। उसी तरह से अगर हम XCFN को ट्रीट कराए SF, या कि XCF4 है हमारे पास, सपोज XCF4 है, अगर हमारे पास XCF4 है और अगर इसे हम ट्रीट करा दे किसके साथ, तो SF4 के साथ, इसे अगर हम ट्रीट करा दे किसके साथ, तो SF4 के साथ, तो ये क्या दे देगा, तो ये भी रिड्यूस कर देगा किस में, तो Xc प्लस SF6 में। ये क्या हो गई, तो ये यहाँ पर जेनॉन की रिडक्शन हुई है और सल्फर की क्या हो गई, तो ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्शन साइन है। इसमें और भी पूछता है, जैसे आपको पूछेगा कि भी XCF2 की शेप क्या होगी, तो इसके लिए वेस्पर थ्योरी से आपको निकालना पड़ेगा कि XCF2 की शेप क्या होगी। तो XCF2 की शेप क्या होगी, तो इसके लिए वेस्पर, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो जो शेप होती है, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ जेनॉन फ्लोराइड या जेनॉन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन की जो कंपाउंड है वो हम बता सकते हैं किसके द्वारा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी द्वारा। तो बेसिस ध्यान रखेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ XCF2 ध्यान रखेंगे, नोट ध्यान रखें, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, स्ट्रक्चर्स ऑफ जेनॉन फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होती है जेनॉन फ्लोराइड की, ऑब्वियसली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैन बी प्रिडिक्टेड बाय, इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, तो प्रिडिक्टेड बाय वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी आपको मैंने बताया है केमिकल बॉन्डिंग में, उसके द्वारा आप शेप, जैसे XCF2 का शेप अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा लीनियर। ऑब्वियसली इसमें पहले हाइब्रिड स्टेट निकालिए, sp3d आएगा, जिसमें से 3 लोन पेयर आ जाएंगे। तो आपने पढ़ा है कि sp3d के केस में कोई भी लोन पेयर आता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई करेगा, जिसके कारण XCF2 की शेप हो जाती है लीनियर। XCF4 का शेप निकालेंगे तो स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। XCF6 का शेप निकालेंगे तो ये आ जाएगा डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाइपिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ जाता है। उसी तरह से आप XCO3 का शेप निकालेंगे तो पिरामिडल आ जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से आप शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई खास है नहीं, जेनॉन मतलब 18 ग्रुप में इतना सारा रिएक्शंस है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ठीक है। ओके, बाय।